बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप एमडी कैट में अपीयर होने जा रहे हैं और परेशान हैं कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज़ डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर। आई एम फाउंडर एंड CEO topgrade.pk। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एमडी कैट को किस तरह अटेम्प्ट करना है कि आपके 200 में से 200 नंबर आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू द बिग पिक्चर ऑफ आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले नंबर पे हम एमडी कैट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू की अनॉटमी के हवाले से बात करेंगे। थर्डली हम इंस्ट्रक्शंस पे बात करेंगे जो कि आपने फॉलो करनी है सो एज टू कॉम्बैट द टेस्ट एंग्जाइटी। और चौथे नंबर पे आपने टाइम को बेहतर मैनेज करने के लिए जो अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। एंड पाँचवें नंबर पे एमसीक्यूज़ को बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए आपने जिन अप्रोचेस को यूज़ करना है हम उस पर भी बात करेंगे। एंड देन लास्ट ऑफ ऑल विल कंक्लूड आवर डिस्कशन बाय टॉकिंग अबाउट द टिप्स सो एज टू मेक एन एजुकेटेड गेस। अगर आपको कभी किसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए तुक्का लगाना पड़े तो आप कैसे अपने जो गैस को करेक्ट करने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फॉर्मेट ऑफ एमडी कैट। एमडी कैट का आपका जो एग्जाम होगा इसमें टोटल 200 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से बायोलॉजी में से 68, केमिस्ट्री में से 56, फिजिक्स में से 54, इंग्लिश में से 18 और लॉजिकल रीजनिंग में से 6 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और टोटल 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाइम अलाउड 210 मिनट होगा और पर क्वेश्चन आपको 1.05 मिनट मिलेंगे। सिलेबस पीएमसी का ही प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होगा जो कि ऑफ कोर्स एफएससी और ए लेवल्स की बुक्स में से मुरतब किया गया है। और जो वेटेज है इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट की वो रिस्पेक्टिवली 10, 40 और 50% है। एंड ये वाला जो आपका एग्जाम होगा ये पेपर बेस्ड होगा। पेपर पे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, इवन जो कार्बन कॉपी है वो आप अपने साथ घर लेके जाएंगे और सेम डे पे इंशाल्लाह आप लोग इसकी मार्किंग भी खुद से कर पाएंगे जब यूनिवर्सिटी की आपको ऑफिशियली प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं अनॉटमी ऑफ एन एमसीक्यू पे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम। किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए जो बेहतरीन तरीकाकार है वो क्या है? इसका आंसर है लर्न टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर। आपने एग्जामिनर की तरह सोचना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। सो इसमें आप देखें कि ये आपके सामने स्क्रीन पे अनॉटमी ऑफ एन एमसीक्यू को मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेम है और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस हैं वो पॉसिबल आंसर्स हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, एक जो करेक्ट आंसर होगा जिसे हम की कहेंगे और जो बाकी रॉन्ग आंसर्स होंगे उन्हें हम डिस्ट्रैक्टर्स कहेंगे। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनर किस तरह से स्टेम, की और डिस्ट्रैक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करता है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि एवरी डिस्ट्रैक्टर इट फूल्स समबॉडी। अगर एक एमसीक्यू है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हर कोई ऑप्शन राइट या हर कोई डिस्ट्रैक्टर जो है, अगर 3 उसके अंदर से डिस्ट्रैक्टर्स हैं तो हर डिस्ट्रैक्टर किसी ना किसी को बी फूल करने के लिए है। तो आपने बी फूल नहीं होना, ये आपका जॉब है। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनर स्टेम कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो स्टेम इट मे बी अ स्ट्रेट बुक लाइन, इट मे बी अल्टर्ड बुक लाइन, कि बुक की लाइन को थोड़ा बहुत चेंज करके वो आपको दे सकता है। और ये टेक्स्ट बुक का कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है स्टेम के अंदर। एंड इट मे ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्लॉसरी, जो किताब के एंड में ग्लॉसरी दी गई होती है उसमें से भी स्टेम बन सकता है। और ये कोई जनरल स्टेटमेंट भी हो सकती है। एंड इट मे इंक्लूड अ ग्राफ, डायग्राम और पिक्टोरियल एटसेट्रा। कई दफ़ा स्टेम में कोई ग्राफ, डायग्राम या कोई तस्वीर भी आपको दी जा सकती है। और इसके अलावा एग्जामिनर हैज़ टू प्रोवाइड द रेफरेंस। ये एक अहम बात है
कि एग्जामिनर जब भी स्टेम कंस्ट्रक्ट करता है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि भाई फलां पेज से फलां लाइन से मैंने ये स्टेम उठाया है। ऑलराइट, उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो जब एग्जामिनर ने ऑप्शंस को राइट करना होता है तो वो इन चीज़ों को जहन में रखता है। नंबर 1 कि वन ऑप्शन मस्ट बी द की, कम से कम एक ऑप्शन की होगी यानी कि करेक्ट आंसर होगा। एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस दे शुड बी डिस्ट्रैक्टर्स, सारे के सारे डिस्ट्रैक्टर्स होंगे सो एज टू बी फूल यू। एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बड़ा रेयर ऐसा होगा कि कोई ऐसा ऑप्शन आपके सामने आए एग्जाम में जो कि आपने बुक में कभी पढ़ा नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलवेज जो ऑप्शंस हैं ये टेक्स्ट बुक में से होते हैं। एंड एग्जामिनर हैज़ टू प्रोवाइड द रेफरेंस फॉर ईच ऑप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एग्जामिनर ने हर ऑप्शन के लिए टेक्स्ट बुक में से रेफरेंस भी प्रोवाइड करना होता है। एंड ऑप्शंस में इंक्लूड ग्राफ, डायग्राम एंड पिक्टोरियल एटसेट्रा। सो ऑप्शन जैसे स्टेम के अंदर कोई ग्राफ, डायग्राम या पिक्टोरियल हो सकता है, ऐसे ही ऑप्शंस के अंदर भी ग्राफ, डायग्राम या पिक्टोरियल दिया जा सकता है, लेकिन ये रिलेटिवली रेयर फिनोमेना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें की तो इट मस्ट बी क्लियरली करेक्ट विदाउट एनी डाउट। याद रखना कि एग्जामिनर ने कभी भी आपसे पहेली नहीं बुझवानी। ही हैज़ टू गिव यू समथिंग इन द क्वेश्चन सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द क्वेश्चन। और जो आपकी की होगी ये बाकी जो ऑप्शंस होंगे उनसे क्लियरली सुपीरियर होगी, क्लियरली ये करेक्ट होगी बगैर किसी एम्बिग्विटी के, राइट। सो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि पता नहीं ऑप्शन वहाँ पे मिक्सअप से होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। की जो है वो क्लियरली करेक्ट होती है और बाकी सारे के सारे ऑप्शन से या डिस्ट्रैक्टर्स की निस्बत वो सुपीरियर होती है। एंड इट मस्ट आउटवे द अदर ऑप्शंस। सो ये दूसरे ऑप्शंस को भी आउटवे करती है, उनसे बेहतर होती है। इट मस्ट बी मास्क्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। एक क्लेवर एग्जामिनर डिस्ट्रैक्टर इस अंदाज से देता है कि आप डिस्ट्रैक्टर्स में से कोई पिक करें ऑप्शन, आप की को पिक ना करें। सो डिस्ट्रैक्टर्स की मदद से आपको बी फुल करता है। अब अगर हम डिस्ट्रैक्टर्स की बात करें तो दे मस्ट बी होमोजेनस, कि ये एक जैसे से होने चाहिए। मींस कि ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शंस हैं या 3 डिस्ट्रैक्टर हैं, उनमें से एक की लेंथ बहुत ज़्यादा है, राइट। इनकी लेंथ और ओवरऑल उनकी जो उनकी इवन वर्डिंग वगैरह ट्राई ये होनी चाहिए एग्जामिनर की कि वो होमोजेनस हो। दे मस्ट बी इनकरेक्ट और डेफिनेटली इन्फीरियर टू द करेक्ट ऑप्शन। वो इनकरेक्ट होंगे डिस्ट्रैक्टर, या अगर इनकरेक्ट नहीं भी हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन है, जो की है, उससे वो इन्फीरियर फॉर श्योर होने चाहिए। एंड दे मस्ट नॉट कंटेन एनी हिंट्स एज टू द राइट आंसर। और उन डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो राइट आंसर की तरफ कोई भी हिंट भी ना दें, ऐसे हम उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड दे मस्ट सीम प्लॉजिबल एंड अट्रैक्टिव टू द अनइन्फॉर्म्ड। अगर एक बच्चा जिसके पास सही क्वेश्चन का नॉलेज नहीं है तो उसे हर डिस्ट्रैक्टर सही लगना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट के साथ जाना चाहिए, उसको स्टेटमेंट के साथ वो कंसिस्टेंट उसको लगना चाहिए। एंड दे मस्ट बी सिमिलर टू द करेक्ट आंसर इन कंस्ट्रक्शन एंड लेंथ। सो ये जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं ये कंस्ट्रक्शन में और लेंथ में करेक्ट आंसर के तकरीबन बराबर इनको होना चाहिए। सो याद रखना कि एग्जाम में आपके पास जो कमांड है वो ये है कि यू हैव टू चूज द सिंगल बेस्ट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा सही जवाब मुमकिन तौर पे वहाँ पे हो सकते हैं ऑप्शंस में, और आपने उनमें से बेस्ट को चूज़ करना है, राइट। और बेस्ट जो होगा ऑफ कोर्स वो होगा जो कि कॉन्सेप्चुअली मोस्ट प्रिसाइज होगा। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की सो एज टू कॉम्बैट द टेस्ट एंजाइटी। सो इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉम्बैटिंग टेस्ट एंजाइटी आपके सामने हैं। सेट योर टेस्ट किट द नाइट बिफोर। आपने एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डे होगा उससे पहले जो नाइट होगी उस वक्त ही आपने अपनी टेस्ट किट सेट कर लेनी है। एंड इट शुड कैरी ऑल द मटेरियल्स विच यू आर सपोज टू टेक टू योर एग्जाम रूम। और उस टेस्ट किट में वो सारा कुछ होना चाहिए जो कि आपने एग्जाम रूम में लेके जाना है। ये मल्टीपल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आइडेंटिटी का ओरिजिनल प्रूफ यानी कि ओरिजिनल CNIC फॉर एग्जांपल वो आपने लेके जाना है। कॉपी, इवन कलर्ड कॉपी भी वहाँ पे नहीं चलेगी। नंबर 2 पे एडमिट कार्ड, नंबर 3 पे ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड, नंबर 4 पे 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और इवन रिस्ट वॉच एंड चॉकलेट्स भी आप साथ लेके जा सकते हैं। सो ये जितने भी मटेरियल्स आपने लेके जाने हैं एग्जाम रूम में, एक रात पहले ही इन सबको सेट कर लें
एक अपनी टेस्ट किट बना लें। मे बी एक बड़ा ट्रांसपेरेंट पाउच हो, उसके अंदर ये सब कुछ आप डाल दें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की मॉर्निंग टाइम पे घर से निकलने से पहले अगर आपको आपका एडमिट कार्ड या ओरिजिनल CNIC नहीं मिल रहा तो इट वुड ऐड लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर पार्ट, और उससे ऑफ कोर्स आपकी एग्ज़ाम डे पे जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होने का खतरा होगा। दूसरे नंबर पे, इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू गेट एन एडिक्वेट स्लीप ऑफ 5 to 6 आवर्स द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। बच्चे बहुत कॉमनली ये गलती करते हैं कि वो एडिक्वेट स्लीप लेके एग्ज़ाम में नहीं जाते, वो सारी रात जागते रहते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि जब अगले दिन वो MCQs को पढ़ के, उनके ऑप्शंस को पढ़ के उनके साथ दे हैव टू थिंक थ्रू द क्वेश्चंस, तो उनके ब्रेन में क्लैरिटी नहीं होती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्लीप। सो जो भी तैयारी आपने करनी थी वो आप कर चुके हैं। आखिरी एक रात में कोई ख़ास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं होने वाला। क्या याद रखें कि एग्ज़ाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है कि हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स विच यू आर गोइंग टू फेस ऑन द एग्ज़ाम एंड प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स। एंड वंस यू आर इन द एग्ज़ाम, एक दफ़ा जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठ गए हैं, अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि जैसी भी आपकी तैयारी है आपने उसके साथ मैक्सिमल स्कोर के लिए फ़ाइट करना है। सो अगर एग्ज़ाम में बैठ के आपने अपने नॉलेज के साथ मैक्सिमम स्कोर के लिए फ़ाइट करना है तो उसके लिए गुड ओवरनाइट स्लीप ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। आपने लाजमी तौर पे नींद लेके जाना है। अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं भी आ रही, स्टिल आई वांट यू टू ले डाउन, आंखें बंद करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने आप को रिलैक्स करें और 6-7 घंटे की स्लीप कोशिश करके आप लाजमी लेके जाएँ। एंड देन पुट ऑन द कंफर्टेबल क्लोथ्स आफ्टर बाथ ऑन द मॉर्निंग ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। सो आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनेंगे ताकि कंफर्टेबल क्लोथ्स मैं उनको कहूँगा जो कि आपकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, जिसके अंदर बड़े रिलैक्स बैठे हैं। एंड आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के एग्ज़ाम में जाएं ताकि आप आराम से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकें। और मैंने लिखा है कि आफ्टर बाथ, ताकि बाकी जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद वो भी आराम से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकें। सो कंफर्टेबल क्लोथ्स आफ्टर बाथ। बाथ भी रिकमेंडेड है, हॉट बाथ आप लेके जाएं, इससे भी आपके ऑफ कोर्स जो ब्रेन वर्किंग है वो इम्प्रूव होती है। एंड देन टेक अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट एंड अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी बिफोर लिविंग योर होम ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। तो ये भी बहुत ही अहम है कि आपने नाश्ता करके जाना। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो नाश्ता नहीं करते, या बच्चे बहुत ही लाइट नाश्ता कर लेते हैं या बहुत हैवी नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वर्डिंग यूज़ की है अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट, मुनासिब नाश्ता। अब नाश्ता नहीं करेंगे या कम करेंगे तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये डाउन होगा, ये ड्रॉप होगा, आपके ब्रेन की वर्किंग मुतासर होगी। अगर आप बड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, जैसे आपने से 2 पराठे खा लिए नाश्ते में, अब आपकी काफ़ी सारी जो ब्लड सप्लाई है वो गट की तरफ चली जाएगी और अगेन आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और इससे क्या होगा, अगेन आपकी जो क्लैरिटी है थिंकिंग की वो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी ब्रेन वर्किंग रिड्यूस हो जाएगी। सो रिकमेंडेड ये है आप एक मुनासिब नाश्ता करके जाएं। फॉर एग्जांपल एक स्लाइस, 7 अंडा, मे बी एन एप्पल, समथिंग लाइक दैट। सो एक मुनासिब नाश्ता करके जाएं, साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी का कप भी पी के जाएं, क्योंकि ये सेहत स्टिमुलेंट होता है, थोड़ा सा आपको ये अलर्ट कर देता है, ब्रेन वर्किंग को ये चीज़ बूस्ट करती है। बल्कि ये एक हैक है, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ एंड इट ऑलवेज वर्क्स। अगर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के अंदर आप बटर डाल लेते हैं तो इससे ब्रेन वर्किंग रिमार्केबली बूस्ट होती है, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि समझ लें कि रैप्ड इन द लिपिड्स है। तो अगर आप इसको अच्छी फैट्स दे देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। सो अगर आप कॉफ़ी में मलाई या बटर डाल लें तो इससे आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस काफ़ी बूस्ट हो जाती है। एटलीस्ट इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। आई होप इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। एंड फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है, अगर आपने टेंशन से बचना है एग्जाम वाले दिन, देन अराइव एट द टेस्ट रूम अर्ली एंड बी सीटेड। जल्दी वहाँ पे जाएं और आराम से बैठ जाएं। अगर आप एन एग्ज़ाम के टाइम पे वहाँ पे पहुँचें, आपको अपनी सीट नहीं मिल रही, या आप उस वक्त एग्ज़ाम रूम में एंटर हों जब सब लोग एग्ज़ाम स्टार्ट कर चुके हैं, तो ठीक ठाक स्ट्रेस आपके पार्ट पे ऐड हो जाएगी। आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव दिस। एंड देन स्टे अवे फ्रॉम अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। अब एग्ज़ाम रूम में चले गए हैं, मे बी वहाँ पे अभी आप टू अर्ली पहुँच गए हैं, 1.5-2 घंटे पहले अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे जाके बाद बच्चे मैंने देखा है कि वो दूसरों के साथ डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि मेरी ऐसी तैयारी है, मैंने ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। तो वो आपके साथ भी अपना शेयर करेगा कि मुझे ये आता है सारा, या ये चीज़ें नहीं आती। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेस ऐड होगी।
जैसे भी है, स्ट्रेस जो है ये कंटेजियस प्रॉब्लम है। अगर आप किसी स्ट्रेस्ड बच्चे से जाके टॉक करेंगे जो कि परेशान है, उसको देख के भी आपको परेशानी होगी, और अगर आप कोई बच्चा बहुत डिलाइटेड है अपनी प्रिपरेशन के साथ, उसको देख के आपको और भी ज़्यादा परेशानी होगी। सो इन एनी केस आई वुड सजेस्ट यू कि आप दूसरों से दूर रहें ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। वहाँ पे जाके आराम से अपनी सीट पे बैठ जाएं और आप फोकस करें अपने एग्ज़ाम के ऊपर। एंड देन डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ देम, और शायद आज तक कोई एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं मैंने दिया जिसके लिए मैं कहूँ कि मुझे सब कुछ आता था, लेकिन इसके बावजूद बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत सारे एग्जाम्स में परफॉर्म भी किया। सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि आपको सब कुछ आना पड़ेगा तो फिर ही आपका दाखिला हो सकता है, ऐसा नहीं है। सो स्टे रिलैक्स्ड एंड देन स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। आप बस ये सोचें कि यार इम्तिहान अगर आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। बस आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं अप्रोचेस फॉर द बेटर टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम को बेहतर कैसे मैनेज करना है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। एंड रिमेंबर, टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर एग्जाम सक्सेस। मैनेज योर टाइम वाइजली, जो बल्कि आई वुड से कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो है एग्जाम रूम में बैठ के, वो टाइम की मैनेजमेंट है। अगर आप टू अर्ली एग्जाम को फिनिश कर लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। मे बी आप 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम को फिनिश कर लें, और उसमें क्या होगा, आप जब बहुत ज़्यादा स्पीड से एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे तो आपसे सिली मिस्टेक्स बहुत सारी हो सकती हैं। अगर आप टू स्लो एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि आपके एंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएं। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अहम बात यह है कि आपने पूरी टाइम की गिवन लेंथ को यूज़ करना है और मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करना है। इम्तिहान को टू अर्ली अटैम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है, एग्ज़ाम को बहुत स्लो अटैम्प्ट करने में भी कोई कमाल नहीं है। आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आप टाइम की गिवन लेंथ को पूरा यूटिलाइज करें और मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करें। ऑलराइट, सो बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए जो अप्रोचेज हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान योर टाइम एंड पेस योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आपको पहले ही पता है कि 200 MCQs हैं, 210 उसके लिए मिनट हैं, तो आपने टाइम की बजटिंग पहले ही की होनी चाहिए। पहले से आपने प्लान तैयार किया हो कि यार इतने इतने टाइम पे मैंने इतना इतना कवर करना है या कर लिया होगा। तो अपना टाइम पहले प्लान बना के जाएं, ऑलरेडी प्लान बना के जाएं, और अपने आप को उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जाके पेश करें। ऑलराइट, एंड इसमें एक ये भी इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जो आसान मज़ामीन हैं उनको पहले अटैम्प्ट करें और उसके बाद फिर आप हार्डर वंस की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे रिकमेंडेड सीक्वेंस जो है मेरी तरफ से, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो राइट सीक्वेंस है, वो है कि आप सबसे पहले बायोलॉजी को अटैम्प्ट करें, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लास्ट पे लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन जो है वो अटैम्प्ट करें। अगर आपको कोई और मजमून बहुत आसान लगता है, मे बी सीक्वेंस में, मे बी आपको अगर फिजिक्स बहुत आसान लगती है या केमिस्ट्री सबसे आसान लगती है, आप मे बी जो ईजीएस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेके आ जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपके हायर स्कोर करने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड देन आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन टैकल द हार्डर वंस। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने आसान सवालों को पहले अटैम्प्ट करना है। देखें, क्वेश्चंस को आई वुड से कि 3 तरह के होते हैं आपके पास एग्जाम में, इजी, मीडियम डिफिकल्टी वाले और हार्ड क्वेश्चंस। नंबर सबके बराबर हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इजी लगेंगे, से 70% क्वेश्चन रफली आपको इजी लगेंगे। सो अब बच्चे एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे उन्होंने से क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 तक अटैम्प्ट किए, इजी लगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक हार्ड क्वेश्चन है, मे बी उस क्वेश्चन को वर्कआउट करने के लिए आपको 2-3 मिनट दरकार है, तो आप उसके ऊपर जस्ट आप सोच रहे हैं मेरा आंसर निकलने वाला है, आप उस क्वेश्चन के ऊपर टिके रहते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम आप उस क्वेश्चन के ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद यही काम आप और भी कई क्वेश्चंस के साथ कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि अब आपका पूरे का पूरा एग्जाम जब वो स्ट्रेच में आ जाएगा, अब आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा और काफ़ी सारा चांस है कि एंड पे आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएं। एंड ये लास्ट थिंग है विच यू वांट टू हैव। तो इसमें आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार जो आता है बस वो फटाफट अटैम्प्ट करते चले जाएं। अगर आपको पहले रीड में लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है या इसके ऊपर भी मुझे टाइम लगेगा, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बगैर आप एकदम आगे चले जाएं। जल्दी से जो आता है उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लें और फिर सेकंड और थर्ड साइकिल में आप मीडियम और जो हार्डर क्वेश्चंस हैं आप फिर उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो ये साइकिल स्ट्रेटजी इसके लिए रिकमेंडेड है। इसमें फर्स्ट साइकिल में आप क्या करेंगे, यू विल अटैम्प्ट द इजी क्वेश्चंस
स्किप द डिफिकल्ट वंस। और यहाँ पे अहम बात ये है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस, उन सवालों पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपने एक क्वेश्चन पे ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 मिनट लगा के स्किप किया है, नाउ यू आर इन बिग टाइम प्रॉब्लम। सो फर्स्ट साइकिल में रिकमेंडेड ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले, फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, आप या तो अपना बेस्ट आंसर पिक करें और आगे चले जाएं, या उसको छोड़ के आगे चले जाएं, वट एवर सीम्स अप्रोप्रिएट टू यू, राइट। लेकिन 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम अपने पहले साइकिल में किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना। फिर सेकंड साइकिल में आप क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, और थर्ड साइकिल में जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट कर देंगे। सो इस तरह से इस स्ट्रेटजी के साथ आप क्या करेंगे कि आप आसान सवालों से टाइम को बचाएंगे, और वो वाला जो टाइम है वो आप मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। जब आप मुश्किल सवालों पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उनके भी ठीक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। सो अब जो आसान क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके 10 सेकंड या 15 सेकंड ले, जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अक्सर क्वेश्चंस होते हैं, और मुश्किल क्वेश्चंस जैसे फिजिक्स में कई न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके 2 से 3 मिनट भी ले सकते हैं। एवरेज आपको 40 सेकंड एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम ले सकते हैं। सो आपने आसान सवालों से टाइम को बचाना है और मुश्किल सवालों पे टाइम को इन्वेस्ट करना है। सो इस तरह से आप मैक्सिमम स्कोर के लिए फाइट कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं अप्रोचेस फॉर बेटर एमसीक्यू सॉल्विंग, कि बेटर एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व करने हैं उसके लिए आपने क्या अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है। सो यू सीन हियर, रिमेंबर हाउ यू अप्रोच एमसीक्यूज व्हाइल सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल विल क्रिएट बिग डिफरेंस टू योर स्कोर। सो अटेम्प्ट एमसीक्यूज वाइजली। अब 2 बच्चे हैं, उनकी एक जैसी तैयारी है। अब एग्जाम रूम में बैठ के सिर्फ उनकी अप्रोच डिफरेंट है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के हवाले से, सिर्फ उनकी डिफरेंट अप्रोच से उनके स्कोर में रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। सो इसके लिए एक वाइज अप्रोच आपकी होना ये बहुत ही ज़रूरी है। सो अप्रोचेस एमसीक्यूज को बेहतर सॉल्व करने के लिए वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी प्रिपेयर टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट। अब बिल्कुल चीटिंग वगैरह को माइंड से निकाल दें और ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि यार मैंने स्पीड से रीडिंग भी करनी है और मैंने अपने बलबूते के ऊपर सोच के जल्दी से आंसर तक पहुंचना है। एंड देन ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। मतलब एक क्वेश्चन है, अगर एक सिंपल प्लान से नहीं सॉल्व हो रहा तो आप बैकअप प्लान के थ्रू उसको सॉल्व करें। इस चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यू सीन हियर, से प्लान ए क्या है, आप स्टेटमेंट को रीड करें और उसको समझ लें। फर्स्ट करें कि आपने स्टेटमेंट रीड की और आपको समझ नहीं आई, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस जो कि पॉसिबल आंसर्स हैं उनको रीड करके दोबारा स्टेटमेंट को रीड कर लें। अब आपको ये समझ आ जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। सो अब स्टेटमेंट को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले ही आंसर एंटिसिपेट कर लें, यार इसका तो ये आंसर बनता है। फिर वो आंसर आप ऑप्शन में से ढूंढें और अगर आपको मिल जाता है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली करेक्ट आंसर होगा, अब उसको पिक कर दें। तो ये तो है प्लान ए। फर्स्ट करें कि आपका प्लान ए काम नहीं करता, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर सकते हैं। आप ये समझें कि जो स्टेटमेंट है वो आंसर है और हर ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट है। तो अब हर जो ऑप्शन है अब उसको देखें कि ये आंसर को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही। कई दफ़ा बैक सॉल्व करने से भी क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। सो ये प्लान बी है आपका। अब फिर प्लान सी क्या है कि अगर आपका प्लान बी भी काम नहीं करता, फिर आप क्वेश्चन को देखें स्किप भी कर सकते हैं और उसके ऊपर गैस भी लगा सकते हैं। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना। सो आप एक एजुकेटेड गैस लगाएंगे और ये रिकमेंडेड है। स्किपिंग जो है ओवरऑल जनरली ये रिकमेंडेड नहीं होती, इवन नेगेटिव मार्किंग हो भी तब भी स्किपिंग में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर भी गेसिंग से मार्क्स ऐड हो जाते हैं, तो आपकी तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। सो इसीलिए आपने लाजमी तौर पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। एंड देन रीड ऑल 4 ऑप्शंस बिफोर पिकिंग द राइट आंसर फॉर योर एग्जाम। ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अगर आपको लग रहा है कि बी आंसर है, फिर भी आपने हैबिट बनानी है कि सी और डी को आपने पढ़ना है और फिर आपने बी को पिक करना है। कई दफ़ा होता यह है कि बी में भी गुड आंसर है और डी बेस्ट आंसर है और आपने एग्जाम में बेस्ट आंसर ढूंढना होता है। तो इसीलिए आप बेस्ट आंसर को बेस ना कर जाएं, हमेशा चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन पिक द आंसर इन द राइट स्पॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बड़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे कमिट करते हैं। से क्वेश्चन नंबर 21
को खाली छोड़ दिया, फिर 22 का आंसर 21 के सामने, 23 के आंसर 22 के सामने, पूरी सीरीज शिफ्ट कर देते हैं और पूरे का पूरा एग्जाम उनका जेपरडाइज हो जाता है। हर साल ये वाला मसला हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है। सो आप मेक श्योर करें कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर है और आंसर शीट पे जो क्वेश्चन नंबर है, इन दोनों को हमेशा मैच करके आप आंसर पिक करें। 43 ओके दिस आंसर, 44 दिस आंसर। सो ये हैबिट अपनी डेवलप करें, अदरवाइज ये जो सीरीज मिस्टेक है ये आपसे हो सकती है। ऑलराइट, एंड देन चेंज योर आंसर ओनली इफ यू हैव अ सॉलिड रीजन फॉर दिस। अगर फर्ज करें कि आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपको पहले आ गया यार ये इसका सी आंसर बनता है, और फिर उसके बाद आप उसको अब चेंज कर देते हैं, नहीं यार सी की बजाय मैं इसको डी पिक कर देता हूँ, राइट। सो याद रखना कि जो आपकी फर्स्ट हंच होती है ना, आम तौर पे वो करेक्ट होती है। हाँ, अगर आपको कोई वजह मिल जाए उसको चेंज करने की, फॉर एग्जांपल आपके हाँ यार स्टेटमेंट में मैंने ये वर्ड पे गौर ही नहीं किया, या ये ऑप्शन तो मैंने सोचा ही नहीं, तो अगर आपको कोई सॉलिड रीजन मिल जाए फिर मे बी आप उसको चेंज कर दें, लेकिन वैसे चेंज जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। एंड देन मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड, नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। एक वो सवाल होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यार एग्जामिनर ये पूछेगा, और एक वो जो एक्चुअली एग्जामिनर ने पूछा होता है। सो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनर और क्वेश्चन राइटर। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से आप उसको अंडरस्टैंड करें और उसी को अंडरस्टैंड करके आप आंसर तक जाएं। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन में ऐड या माइनस ना करें, ना ही आप प्री जज करें कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर को ऐसे पूछना चाहिए, राइट। सो जो पूछा है सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे, जितने वर्ड्स में जो भी कंटेंट उसने दिया है, सिर्फ उस गिवन कंटेंट की बेसिस पे आपने आंसर करना है। एंड देन डोंट लीव एनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना छोड़ें। और इसके अलावा इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस check whether or other 3 options is incorrect. In questions with none of these options check whether any of other 3 options is correct. अब देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें all of these question आ गया, all of these option आ गया, अब देखें कि बाकी 3 में से क्या कोई एक भी गलत ऑप्शन है। अब गलत को देख लें, अगर एक भी गलत आपको मिल जाए इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ दीज और वो वाला ऑप्शन दोनों माइनस हो गए और बाकी 2 में से कोई एक आंसर होगा, एंड सो ऑन। सो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑल ऑफ द अबव। इसमें अब ऑल ऑफ द अबव आ गया, चूंकि अब हम पहले तीनों में से देखते हैं क्या कोई गलत है, और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके, ये तो ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नो, ये तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है एक्चुअली, इसका मतलब कि बी भी गलत है। अब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए और सी में से होगा। सो इस तरह से आप ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। And then reading the last line in the questions will help you. Reading the last line in questions with very long statement, it might be helpful. अगर एक क्वेश्चन है, जैसे स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन नजर आ रहा है, अब देखें कि इसकी काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है। अब बजाय कि आप इस पूरी लेंथी स्टेटमेंट को पढ़ें और फिर जाके एंड पे आपको पता चले उसने कोई बड़ी बेसिक सी बात पूछी है, जैसे आप इसकी लास्ट लाइन को पढ़ें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो उसने जो बेसिकली ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। मे बी इसी लास्ट लाइन को पढ़ के एकदम आपका माइंड जो वो फोकस कर जाता है, अच्छा यार ये इसने अल्टीमेटली वैसे डिमांड किया, बजाय कि पूरी स्टेटमेंट पढ़ते रहे और आपको पता ही नहीं कि एंड पे उसने पूछना क्या है। अच्छा, आपको पहले ही पता है यार एंड पे उसने टाइम पीरियड पूछा है, अब अगर आपको स्टेटमेंट पढ़नी भी पड़ती है, अब ये सोच के पढ़ेंगे यार एंड पे मैंने टाइम पीरियड निकालना है, राइट। सो इस तरह से आप अगर लेंथी स्टेटमेंट्स हैं तो लास्ट लाइन को पहले पढ़ लें। एंड देन चेकिंग द डायमेंशंस इन फिजिक्स पेपर माइट बी हेल्पफुल। कई दफ़ा आपको अगर डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता, सिर्फ डायमेंशंस चेक कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है, अब चारों ऑप्शन से अगर आप डायमेंशंस चेक करेंगे, आप देखेंगे कि डी ऑप्शन है उसकी डायमेंशन जो है वो टाइम पीरियड के साथ कोलैबोरेट कर रही है। सो डेल्टा ही इसका बेस्ट आंसर है। सो अगर आपको नहीं भी इसका आंसर पता था तो भी आपने डायमेंशंस को कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया। एंड अब हम लास्ट पे चलते हैं, जब हमने बात करनी है टिप्स फॉर मेकिंग एन एजुकेटेड गेस पे। अगर आपको कभी तुक्का लगाना पड़े तो वो आपने कैसे लगाना है, इसमें आप देखें कि ये डिफरेंट टिप्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। लाइक इफ 2 responses appear to be equally correct, eliminate the response that appears to be least related to the question being asked. अगर 2 ऑप्शन आपको इक्वली सही लग रहे हैं, फिर आप ये देखेंगे उनमें से स्टेटमेंट के साथ जिसकी रेलेवेंस कम है उसको रिमूव कर दें। एंड चूज द मोस्ट जनरल आंसर व्हेन अदर चॉइसेस आर स्पेसिफिक एंड वाइस वर्सा। अगर 3 चॉइसेस स्पेसिफिक हैं, एक जनरल है, मोस्ट प्रॉब्ली जनरल आंसर होगा। अगर 3 चॉइसेस जो हैं वो जनरल हैं और एक चॉइस जो बड़ी स्पेसिफिक है, मोस्ट प्रॉब्ली जो स्पेसिफिक वन है वो आपका आंसर होगा। इसी तरीके से चूज द लॉन्गेस्ट आंसर व्हेन अदर्स आर मच शॉर्टर।
अब एग्जामिनर की मजबूरी ये है कि उन्होंने जो बेस्ट आंसर है उसको डिस्ट्रैक्टर से डिफरेंशिएट कराना होता है। इस चक्कर में कई दफ़ा उसको अनड्यू एलेबोरेट कर जाते हैं। सो आप कोशिश ये करें कि आप लॉन्गेस्ट जो आंसर्स हैं, अगर आपने तुक्का ही लगाना है तो अगर 3 आंसर शॉर्ट और एक अनड्यू लॉन्ग है, आप उसको पिक कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। उसके बाद फिर चूज द आंसर विद अ मिडिल वैल्यू व्हेन अदर्स आर हायर और लोअर। से अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ऑप्शंस हैं 25, 50, 75 एंड 100, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से 25 और 75 ये आंसर होगा, राइट? ज़्यादातर ऐसा होता है। एंड देन चूज नाइदर ऑफ द सिमिलर आंसर्स एंड चूज वन ऑफ द 2 ऑपोजिट आंसर्स। अगर 2 आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब दोनों ने एक दूसरे को रिमूव कर दिया। अगर 2 ऑप्शंस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से ही मोस्ट प्रॉब्ली एक आंसर होगा। इफ़ यू हैव टू मेक अ गेस, उन दोनों में से ही आप एक गैस लगा लें। देखिए, गैसिंग से पहले जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाएंगे ना, उतने आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस रैंडम गैस के साथ 25% है, आपने अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, अब आपके क्वेश्चन के जो करेक्ट होने के चांसेस हैं वो 50% हो जाएंगे। ऑलराइट, सो चूज द आंसर्स दैट एग्री ग्रामेटिकली। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट के साथ ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट ऑप्शन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो आंसर होगा। एंड चूज द आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन और स्टेटमेंट। अगर आपने गेस ही करना है, ऐसा आंसर चूज करें जो कि स्टेटमेंट के कीवर्ड के साथ सिनोनिमस होगा। एंड चूज द फेमिलियर वर्सेस अननोन ऑप्शन। अगर 2 ऑप्शन, 2 तरह के ऑप्शंस हैं, एक जो आपने पहले बुक में पढ़ रखा है और एक अननोन है। कई दफ़ा अननोन ऑप्शंस दे के एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स अननोन जो ऑप्शंस हैं वो राइट आंसर्स नहीं होते, वो की नहीं होती, राइट? सो आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादातर ऐसा ही होगा जो कि आपने पहले पढ़ रखा होगा, आपकी नज़रों से कहीं ना कहीं गुजरा होगा। सो आपने फेमिलियर ऑप्शन को चूज़ करना है, अननोन ऑप्शन से घबरा के उसको पिक नहीं कर देना। एंड देन चूज द ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। अब जो भी ऑप्शन आपको लगे कि मंतकी तौर पे सही है, अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। एंड अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। अब वो आंसर्स जिनके अंदर एब्सोल्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ऑल, ओनली, जिनके अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं, आम तौर पे वो ऑप्शंस गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल, वेक्टर्स कैन नेवर बी एडिड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स, वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी एडिड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। हाँ, वेक्टर्स कैन यूजुअली बी एडिड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स एंड वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडिड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। इन दोनों में से भी समटाइम्स वाला करेक्ट आंसर है, यूजुअली वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि जनरली वेक्टर्स सिंपल अरिथमेटिक मीन्स से ऐड सबट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं। सो यहाँ से हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जब वो डेवलप होती है कि अगर एब्सोल्यूट्स गिवन है ऑप्शंस के अंदर, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आंसर आपका नहीं होगा। एंड देन हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों पे भी आपको एतमाद होना चाहिए। आपने मेहनत की है, काम किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका जो समर है वो नहीं रखेगा, आपको आपकी एफर्ट का सिला मिल के रहना है। एंड फेथ इज़ नॉट बिलीविंग दैट गॉड कैन, इट इज़ नोइंग दैट गॉड विल। ये फेथ नहीं है कि अल्लाह कर सकता है, अल्लाह करेगा आपके हक में बेहतर, ये आपका फेथ होना चाहिए। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं या फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। होप टू सी यू सून विद अनदर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक for your exam. May you be successful and may you shine like a star in the galaxy of name and fame. Thank you very much. Allah Hafiz.